ठीक है। कभी कोई लगना चाहिए कि स्टूडेंट भी रह रहा है, ज़्यादा ही कुछ मतलब होता है, थोड़ा बहुत गंदगी वंदगी ये सब होता है, ठीक है, इतना कोई अथी नहीं है, मतलब एक हद तक आदमी मैनेज कर सकता है, एकदम मैंने कर लेना नहीं है। पहला प्राइमरी इसी को रखो, क्योंकि अब ट्वेल्थ में आ गई हो तुम लोग, ट्वेल्थ में आने के बाद अब बच क्या रहा है। सोचो लोग बीपीएससी के जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसको लोग 4 बार 5 बार 6 बार लोग पढ़ रहे हैं। भाई मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना हमें भी उतना बार, लेकिन एक बार जब तक समझोगी नहीं, समझ लोगे तभी तो मेरे बिना पढ़ पाओगे। नहीं समझोगे तो फिर कितना हम 10 बार पढ़ाएंगे इसी तरीक़ा से, कुछ कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। और बहुत मुझे ऐसा लग रहा है फील सारा है कि सबसे अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ। और क्या बोलते हैं कि एंशियंट मॉडर्न के बाद जो अभी आया है, सॉरी एंशियंट मिडिवल के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो कंसेप्ट चल रहा है आधुनिक भारत का, लग रहा है खूब मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ। लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं फिर। अब यहाँ पे 3 दिया है, देखो औपनिवेशिक शहर, नाम से ही क्या लग रहा है औपनिवेशिक, गुलाम शहर, सीधी सी बात है। अब इसमें क्या हुआ है, नगरीकरण क्या था यहाँ पे, कैसे औपनिवेशिक शहर माने गुलाम शहर किस प्रकार से यहाँ पे, अब कैसा नगरीकरण है यहाँ पे, गुलामी यहाँ पे किस प्रकार से लोगों को यहाँ पे रखा गया, नगर को बसाया जाने लगा। नगर योजना क्या है, अब नगर योजना हड़प्पा काल में नहीं पढ़ी हो, नगर योजना क्या होता है भाई, यहाँ पे घर बनाएंगे, उस नगर में योजना क्या क्या हाँ बनाई। हाँ, जो भी योजना है, घर बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, नाला खुदवाएंगे। अब यहाँ पे हमें समझना है कैसा है, औपनिवेशिक नगर है ये। तो औपनिवेशिक नगर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगा कि जितना हो सके इन नगरों को पूरी तरीके से व्यापार का क्या करेंगे, केंद्र बनाएंगे। व्यापार का केंद्र बनाएंगे तो भाई हमें अब उस हड़प्पा काल से बाहर निकलना होगा। उस हड़प्पा काल में व्यापार हो रहा था कि नहीं हो रहा था, लेकिन उस व्यापार में और इस व्यापार में अंतर है कि नहीं है, ज़मीन आसमान का अंतर है। औद्योगिकरण के युग में, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहुँच गया है, तो जितना हो सके इस नगर योजना को इस प्रकार से मतलब संचालित करना था जिससे कि अधिक से अधिक लोग क्या हो सके, धन कमा सके। कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ स्थापत्य, अब किस प्रकार से यहाँ पे घरों की जो भी संरचना बनाई गई उसके बारे में हम लोग कुछ क्या करेंगे, जान लेंगे यहाँ पे। तो ये जो पूरा पूरा जो टॉपिक है नगरीकरण है, ठीक है, नगर योजना है और स्थापत्य है, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द क्या होगा, घूमते रहेगा। अब इसमें कोई अलग से नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उस समय तुम लोग जान चुकी हो कि पूरे के पूरे अंग्रेज़ों ने इस ब्रिटिश क्षेत्र को 3 प्रेसिडेंसियों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। अब वो जो 3 प्रेसिडेंसियों को जो बांटा हुआ था अंग्रेज़ों ने, कोई अलग से नहीं बांटा था। बिल्कुल देखो, दिमाग लगाओ, आंख बंद करो, लगेगा एक जगह कोलकाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी जगह लगेगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बम्बई प्रेसिडेंसी, उसमें बॉम्बे बोला जाता था, तीसरी जगह लगेगा मद्रास प्रेसिडेंसी। अब सोचो अगर बंगाल प्रेसिडेंसी है तो सबसे इम्पोर्टेंट शहर क्या बस गया, कलकत्ता बस गया। बम्बई प्रेसिडेंसी बसा, इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट शहर कौन बन गया, बम्बई बन गया, आज का जो बॉम्बे है, मुंबई है आज का। मद्रास प्रेसिडेंसी बना तो वहाँ पे क्या भाई इम्पोर्टेंट जो शहर बनाया गया, किसको बनाया गया, चेन्नई बना दिया गया, जो उस समय मद्रास के नाम से जाना गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही है, इसी को समझना है कि वर्तमान में जो लिया जाता है महानगरों के नाम, ठीक है, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, दिल्ली में तो धीरे धीरे ये सब आ ही जाएगा। तो धीरे धीरे उसी समय से डेवलप होना क्या हो गया, शुरू हो गया। दिल्ली तो खैर बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन ये सारा क्षेत्र उस समय से धीरे धीरे और अधिक इसकी महत्वता क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो वहीं यहाँ पे बातें बताने की कोशिश की जा रही है कि ये नगर आगे बढ़ा कैसे। उस समय भी अगर देखोगे कलकत्ता में, तो कलकत्ता था उस समय कस्बा के रूप में मौजूद था। अंग्रेज आए तो अचानक उसकी महत्वता क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, बार बार मैं 3 चीज़ों का नाम ले रहा हूँ तो इसकी भौगोलिक लोकेशन के देखो, भौगोलिक लोकेशन को देखोगे तो समझ में आएगा कि ये कितने बड़े एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। प्रेसिडेंसी बना दिया गया है पूरा का पूरा, जैसे आज 28-29 अगर राज्य बना दिया गया, उसी तरीके से मात्र 3 ही प्रेसिडेंसियों में पूरा का पूरा अंग्रेजों ने क्या किया, कंट्रोल कर लिया।
और 3 प्रेसिडेंसी में कंट्रोल करने का मतलब है कि फिर उनका वही शासन प्रशासन, कि अगर एक प्रेसिडेंसी में अगर बम्बई में अगर कोई ठीक है वहाँ पे ऊपर अगर कोई उनका अधिकारी मौजूद है तो धीरे धीरे नीचे तक वो क्या है लाइन लगा हुआ है, ग्रामीण स्तर तक कुछ ऐसी वहाँ पे व्यवस्थाएं ला गई। पूरा का पूरा कर सिस्टम यहाँ पे लगा ही था, मालवाड़ी, अस्थाई रैयतवाड़ी। अब वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। जब ऊपर जब आ रहा है यहाँ पे तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कि अब जहाँ पे लोग अंग्रेज रह रहे हैं उन सारे क्षेत्रों को डेवलप किया जाने लगा। जहाँ पे उनको लगता है कि हम यहाँ से अधिक माल निकासी कर सकते हैं उन क्षेत्रों को क्या किया जाने लगा, डेवलप किया जाने लगा। क्या लोगों ने बिहार को डेवलप कर दिया? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लोगों ने इंदौर को डेवलप कर लिया? क्या लोगों ने झारखंड को डेवलप कर लिया? डेवलप उसी को किया जो उनके व्यापार के दृष्टिकोण से क्या था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। गाँव से माल आ रहा है, 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 तो क्या लोग टायर में लाद के ले जाएंगे इंग्लैंड? नहीं। उस समय हमें पता है कि उस समय लेके जाने वाला एक ही रिसोर्स था, और क्या था वो भाई, ठीक है, समुद्री मार्ग था, जल मार्ग था। और उस जल मार्ग के लिए यहाँ पे अनिवार्य तत्व है कि हमें सारी ही भारत के वस्तुओं को निकाल के कहाँ लाना पड़ेगा, तटवर्ती इलाकों में लाना पड़ेगा। और ये जो तटवर्ती इलाका है, देखो बंगाल है, अब बिहार है, यूपी है, सारा माल इधर कहाँ आ जाएगा, बंगाल की तरफ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इधर मध्य प्रदेश है, गुजरात है, मुंबई है, ये सारा माल कहाँ निकल आएगा, इधर बम्बई निकल आएगा। दक्षिण भारत का सारा अगर माल देखा जाए तो इधर चेन्नई की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, मद्रास का नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बड़ा था। केरला में भी बहुत सारा तट है। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? जो भी कोस्टल इलाका है, इन कोस्टल इलाकों को अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा बंदरगाह आज भी है, पहले भी था, प्राचीन काल से आ रहा है। और जितना भी ठीक है, इधर का माल यहाँ आ रहा है, यहाँ का माल यहाँ आ रहा है, इसी तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। इस समय तक अंग्रेज़ों ने अच्छा खासा रेल का भी क्या कर लिया था, डेवलप कर दिया था। 1800, ठीक है, 1800 के बाद से अंग्रेज़ों ने रेल का भी क्या कर लिया, भारत में धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दिया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक अब माल ढुआई हो रही है, हो रही है। अब रेलवे क्या हो गया, तीव्र साधन बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, औपनिवेशिक शहर। इस चीज़ को हमेशा एकदम पकड़े रहो कि कोई औपनिवेशिक शहर में कितना भी 5G चल जाए, कितना भी दुकानें बन जाए, कितना भी मल्टीप्लेक्स बन जाए, लेकिन वो सारा चीज़ औपनिवेशिक हितों से परिचालित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर आज अगर कोई एक विदेशी कंपनी भारत आ रही है तो हम क्या समझेंगे कि वो विदेशी कंपनी भारत के लोगों के हित के बारे में सोचेगी। खुद सोचो कि तुम्हारे पास अगर पैसा है, 1 करोड़ रुपया है, अगर तुमको बोल दिया जाए कि तुम बंगाल में जाके क्या करो, व्यापार करो, तो तुम क्या बंगाल के बारे में सोचोगे? तुमको तो यही लगेगा कि इस बंगाल से हम 1 करोड़ से कब 2 करोड़ बना ले, कब 4 करोड़ बना ले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक यही चीज़ किसने किया, अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों ने इससे कहीं आगे बढ़ के किया कि यहाँ का पैसा का ठीक है और 2 गुना कर लो, 4 गुना बढ़ लो। ठीक है, अभी 1 किलो कपास ले जा रहे हैं, आगे चल के 2 किलो ले जाएंगे, 10 किलो ले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने यहाँ से क्या करो, व्यापार करो, यहाँ से मुनाफा कमाओ, और यहाँ का मुनाफा फिर इसी में इन्वेस्ट कर दो, फिर उसका क्या करो, मुनाफा कमाओ, फिर उससे पैसा निकालो, फिर मुनाफा कमा के फिर क्या करो, इसी में डाल दो। ऐसे करते करते कर पूरा व्यापार अंग्रेज़ों के क्या आ गया, कंट्रोल में आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कंट्रोल में जब आ गया यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ पे मद्रास, कलकत्ता, जो बम्बई की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं था कि ये अंग्रेज़ ही आ गए तभी इन्होंने क्या किया, इसको डेवलप किया। इस भौगोलिक अवस्थिति अपने आप में बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण ये बहुत पहले से इसका नाम क्या था, चर्चा में था। ठीक है, अंग्रेज आए तो थोड़ा लोग और सब डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, पॉपुलेशन वहाँ पे अधिक हो गया, सब बसने लगा। स्वाभाविक सी बात है कि कल कारखाना जहाँ पे अधिक लगेगा, कल कारखाना क्या हो जाएगा, बसने लगेगा। इन सारे क्षेत्रों पे कल कारखाना भी क्या किया जाने लगा, बसाने जाने लगा। बड़े बड़े 1-2 कल कारखाना जो भी लगा है, कोई अंदर नहीं लगा, बिहार में नहीं लगा है, मध्य प्रदेश में नहीं लगा है, उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है जाके, क्योंकि कल कारखाना जो भी लग रहा है, लोहा वह सब कहाँ से लाया जा रहा है, इंग्लैंड से लाया जा रहा है। इंग्लैंड से ला के भाई तटवर्ती इलाकों पे क्या किया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं?
तो इस चीज़ को, अंग्रेज़ों की मानसिकता को समझना, इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान हो जाता है कि जब भी किसी की बात आए, अंग्रेज़ों की कोई भी नीतियाँ की बात आए, उनमें हर एक जगह उनका एक ही स्वार्थ होता है, और वो क्या है? व्यापारिक लाभ। और उस व्यापारिक लाभ के चक्कर में फिर भारतीयों को क्या हो जाता है? शोषण हो जाता है। इस चीज़ को तुम ध्यान रखो ना, हर जगह इसको अप्लाई करो। मैं कभी नहीं कहूँगा कि गलत हो रहा है, तुम गलत बोल रही हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी चीज़ को क्या करना है, समझना है। यहाँ पे अब कुछ क्षेत्रों का यहाँ पे नाम दिया गया है, देखते हैं हम लोग। इस अध्याय में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। अब शहर और गांव में अंतर समझ में आता है कि नहीं आता है? शहर है, गांव है, पता है तुम लोगों को, ठीक है। शहर में एक निश्चित एरिया पे जहाँ पे क्या लोग रह रहे हैं, अधिक लोग रह रहे हैं, शहर कहा जाएगा उसको। औपनिवेशिक शहरों की चारित्रिक विशेषताओं का अन्वेषण करेंगे और उनमें होने वाले सामाजिक परिवर्तन को देखेंगे। हम 3 बड़े शहर मद्रास, कलकत्ता, बम्बई के विकास क्रम को गहनता से क्या करेंगे, देखेंगे। देखो मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, 3 ही क्यों नाम दिया है यहाँ पे? क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो 3 जो क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये 3 भारतीयों को, यानी पूरा जो 3 जो क्षेत्र है पूरे भारत को क्या कर रहा है, सब कंट्रोल कर रहा है। 3 शहर मूलतः मत्स्य, ठीक है, ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे, क्योंकि इन तीनों कोस्टल इलाका है तो मछली मिलेगा। बुनाई भी यहाँ पे होती थी खूब अच्छा खासा। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण क्या बन गए, केंद्र बन गए, क्योंकि कंपनियों को चाहिए था। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में क्या हो गए, बस गए। 1639 में कहाँ पे, मद्रास में, और 1690 में कहाँ पे, कलकत्ता में। कोई दिक्कत? क्योंकि 1608 में जो आए थे लोग, सूरत में अंग्रेज सब आया था, आए है कि नहीं है? उसके बाद कहाँ आ गया सब, सीधे मद्रास में आ गया सब। मद्रास से फिर कहाँ चल गया सब, बम्बई में चल गया, सॉरी क्या बोलते हैं, बंगाल में चला गया। तो 1639 में यहाँ पे कहाँ आया, मद्रास में। 1690 में कहाँ गया, कलकत्ता में। और 1661 में, ध्यान रखना यहाँ पे, तुम लोग को यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। देखो बात किसकी की गई, बम्बई की। बम्बई को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से देखो। उस समय देखो, पता है तुम लोगों को 1598 में कौन आ गया था, पुर्तगाली आ गए थे। सॉरी 1498 में कौन आ गया था, पुर्तगाली आ गए थे। पुर्तगाली आए तो ठीक है, पूर्वी तट में अधिक सब कॉन्सेंट्रेट किया कि पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे अधिक कॉन्सेंट्रेट किया सब। आगे चल के समझ में आ रहा है, आया सब कालीकट में, धीरे धीरे पश्चिमी तट पे फैलता चला गया। बहुत सारी व्यापारिक बस्तियाँ कहाँ बसाया सब, पश्चिमी तट पे। उसी में एक इम्पोर्टेंट जगह था, ठीक है, बम्बई का। कहाँ का, बम्बई का। बम्बई क्या है, एक द्वीप है। बम्बई स्थल मार्ग से मुंबई से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, ब्रिज है, ब्रिज के माध्यम से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह जो था, जफर नहीं लगाना है, बहादुर शाह ने, कौन था, गुजरात का सुल्तान था, यह द्वीप समूह उससे क्या कर लिया, हथिया लिया। किसने, पुर्तगालियों ने, अर्थात ठीक है, जबरदस्ती मारकाट के माध्यम से भाई कंट्रोल कर लिया। किसने, पुर्तगालियों ने। निकम्मा था बहादुर साहब, कंट्रोल नहीं कर पाया, समझ में आया। तो पुर्तगालियों ने भाई ले लिया। तो उस पुर्तगाली राजकुमारी, ठीक है, जिसका नाम था, ठीक है, कैथरीन, और इंग्लैंड का जो राजकुमार था जिसका नाम था चार्ल्स, क्या था नाम था, चार्ल्स, दोनों का जब विवाह हुआ, क्योंकि राजघरानों में विवाह होता है ना, वैवाहिक संबंध बनता है, तो इस वैवाहिक संबंध के माध्यम से जब दोनों का विवाह हुआ तो पुर्तगाली कंपनी ने, चूँकि पुर्तगाली की जो कंपनी आई थी, वो पूरा का पूरा जो कंपनी था वो किसके अंडर कंट्रोल में था, वो राजशाही के कंट्रोल में था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम देखेंगे कि वास्को डी गामा कोई और नहीं था, खुद पुर्तगाल का जो, ठीक है, राजकुमार था, वो उसको प्रोत्साहित किया कि जाओ भाई, हम अपना खर्चा देंगे तुमको सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकायदा उसको दिशा सूचक यंत्र भी देगा। कौन, पुर्तगाल का राजकुमार। तो इसीलिए अब जो भी ये लोग कर रहे हैं, पुर्तगाली जो कंपनी भारत में आई है, वो कहाँ संचालित हो रही है, पुर्तगाल से हो रही है, और वहाँ के राजा के द्वारा, राजशाही प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रही है,
संचालित हो रही है। लेकिन इंग्लैंड के साथ ऐसा था नहीं था। नहीं था। तो हो गया शुरू। इसका मतलब कि पुर्तगाली कंपनी का है, इसका मतलब किसका है? पुर्तगाल के राजा का है। दोनों में जब विवाह हो गया, पुर्तगाली जो राजकुमारी जिसका नाम क्या था? कैथरीन डे बरगेंजा। क्या दिक्कत हो रहा है? फील अच्छा फील नहीं कर रही हो? नहीं। नाम क्या था? कैथरीन डे बरगेंजा। और इंग्लैंड का राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स। इसका नाम तो सुनी ही हो, ठीक है? चार्ल्स का नाम नहीं सुनी हो? सुना है। चार्ल्स और कैथरीन डे बरगेंजा का विवाह हुआ। तो कैथरीन डे बरगेंजा का जो पिता था, इसने दहेज के रूप में बम्बई को किसको दे दिया? चार्ल्स को दे दिया कि भाई लो, बम्बई को ले लो। देखो क्या चल रहा है कि नहीं है? कि भाई हम दहेज दे रहे हैं। फिर अब ये किसके पास चला गया? इंग्लैंड के शासक के पास चला गया, चार्ल्स के पास चला गया। समझ में आया? चार्ल्स ने बोला कि भाई जब हमको दहेज में मिल गया है तो भाई दिक्कत क्या है, हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, हम अपने ठीक है जो प्राइवेट कंपनी हम उसको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो यह द्वीप समूह 1661 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड की प्रति वर्ष के दर पर पट्टे पर क्या कर दिया? किसने दे दिया? चार्ल्स ने दे दिया कि भाई ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, अगर इस कंपनी को हम दे देंगे तो भाई हमको प्रति वर्ष कुछ ना कुछ पैसा क्या होगा? मिलते रहेगा। किसने में? 10 पाउंड प्रति वर्ष, मात्र 10 पाउंड कि लो भाई हर साल हमको 10 पाउंड दे देना। बम्बई किसका है? तुम्हारा है। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे प्राप्त हो? चार्ल्स का। ठीक है, तो यही समस्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे प्राप्त होगा? माने इंग्लैंड के ठीक है राजकुमार से। शासक आगे चल के शासक का ठीक है शासक बन जाता है चार्ल्स। बुक में शासक दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो चार्ल्स तो पुर्तगाली है ना? मारेंगे झापड़ से। अभी कैथरीन डे बोल रहे हैं कि ये क्या है? ये पुर्तगाली है। ये पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह किससे हुआ? इंग्लैंड के राजकुमार से। उस राजकुमार का नाम क्या है? चार्ल्स। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। इतना आराम से बता रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है बुक में कि 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया। कब? 1661 में, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। अर्थात किसने पत्नी के रूप में दहेज प्राप्त? चार्ल्स ने। पत्नी कौन थी उसकी? कैथरीन। कैथरीन को भाई ठीक है ने दे दिया था उसको। कंपनी ने इन 3 बस्तियों में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय क्या कर लिया? स्थापित कर लिया कि भाई 3 इम्पोर्टेंट क्षेत्र मिल गया, एक बम्बई, एक मद्रास और दूसरा कलकत्ता। तो मद्रास और कलकत्ता में ये लोग कंपनी खुद जाके बसा हुआ था। बम्बई दहेज में मिल गया ठीक है, और उस दहेज का फ़ायदा ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया? उठा लिया। इतना क्लियर हुआ? चलो, ये सब चित्र बनाया गया ठीक है। माल से लदे यूरोपीय जहाज दूर क्षितिज पर क्या आंकत है? देखो कितना बड़ा बड़ा दहेज है। समुद्र है कि नहीं है? सब लेके जा रहा है, आ रहा है, सब कर रहा है, सब खेला अपना। 19वीं शताब्दी के मध्य तक एक कस्बे बड़े शहर बन गए थे। क्योंकि अब धीरे धीरे 19वीं शताब्दी का मतलब क्या है भाई? 17वीं से सीधे 19वीं की बात की जा रही है। 1600 है ना यहाँ पे कुछ, 1600 कुछ याद, 17वीं शताब्दी, फिर 18वीं शताब्दी, फिर 19वीं शताब्दी। उन्हें 150-200 साल बाद धीरे धीरे इसका प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा? होना शुरू हो गया। जहाँ से नए शासक पूरे देश पर क्या करते थे? नियंत्रण करते थे। अब वहीं ये बंगाल प्रेसिडेंसी ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, यहीं से नियंत्रण होता था। अब बाद में इन तीनों का केंद्र बिंदु कौन बन गया? बंगाल बन गया। कि भाई बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा ठीक है, पूरा ऊपर होगा उसका पद। बम्बई का जो गवर्नर जनरल होगा, मद्रास का जो गवर्नर जनरल होगा, इन तीनों से माने इन दोनों सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? बंगाल वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बाद में हटा के एक ही पद बना दिया गया कि गवर्नर जनरल का पद क्या होगा? एक ही होगा, जो बंगाल पे रहेगा लेकिन पूरे भारत पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा।
आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा नए शासकों के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थानों की क्या की गई, स्थापना की गई। संस्थान क्या किया गया, बनाया जाने लगा। अब संस्थान का मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत है। आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के तथा शासकों के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थानों की क्या की गई, स्थापना। संस्थान का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी कुछ भी हो सकता है, छावनी हो गया, ठीक है, अंग्रेजों का अपना कोई कंपनी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लोगों पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस थाना हो गया, सब क्या है, संस्था ही है। भारतीयों ने इन शहरों में राजनीतिक प्रभुत्व का नए तरीकों से क्या किया, अनुभव किया कि यार पहले तो ऐसा नहीं था, अब देखो बड़ा कड़ाई से लागू किया जा रहा है सब चीज। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता के नक्शे अन्य पुराने भारतीय कस्बों से काफी हद तक क्या थे, अलग थे। अब नक्शा अलग का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और इन शहरों में बनाए गए भवनों पर औपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाप क्या थी, दिख रही थी। अब यही स्थापत्य कला कि यहाँ पे बड़ा बड़ा, क्योंकि मुगल काल में बना या फिर ठीक है जो भी क्षेत्रीय शासकों ने बनाया वो अपने स्टाइल से, इंडियन स्टाइल में क्या किया, सब स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। लेकिन यहाँ पे अब 2 मंजिल 3 मंजिल 5 मंजिल का क्या करने लगा, घर बनने लगा। अब जैसे तुम लोग गए लाल किला में, समझ में आ गया देख के कि कौन अंग्रेज बनवाया और कौन मुगलों ने बनवाया, नहीं समझ में दिखाई दे आ रहा था, स्पष्ट दिख रहा था कि अंग्रेजों ने ये बाद में बनवाया। तो स्थापत्य कला में अंतर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। यही चीज़ है, घूमने गए तो कम से कम इतना अंतर कर पाई। इमारतें क्या अभिव्यक्त करती हैं और स्थापत्य क्या जाहिर कर सकते हैं, बताओ। इमारतें क्या अभिव्यक्त करती हैं और स्थापत्य है क्या जाहिर कर सकती है, कुछ समझ में आ रहा है। इमारत क्या जाहिर कर सकती है। इमारत से हमें पता चलता है कि इसमें किस तरह की मतलब किस तरह की जो कलाकृति किस तरह से मतलब बनाई गई है, तो किस तरह से मतलब कलाकृतियाँ बनाई गई है उस इमारत में। और उसके मतलब डिजाइन वगैरह सब पता चल जाता है, इसको बनाने वाले को भी पता चल जाता है कि किस तरह से मतलब बनाया गया है, ठीक है। आपको क्या लगता है इमारत क्या अभिव्यक्त करती है, स्थापत्य क्या जाहिर कर सकती है। इमारत में वही देखेंगे तो कलाकृतियों को मतलब अभिव्यक्त करती है। जैसे वहाँ पर मतलब यह इमारत किस चीज़ से बनाया गया है और वहाँ पर मतलब जो कलाकृतियाँ है वह कैसे मतलब कहने के से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इमारत क्या व्यक्त करती है। अभी तुम जाओगे गांव में तो क्या लगेगा, भाई गांव में आ गए हैं, है कि नहीं है। अभी आओगे शहरों में, जाओगे अभी दिल्ली में हो, अमेरिका में जाओगे तो पहले तुमको एकदम फील आ जाएगा कि नहीं भाई हम बहुत बड़े शहर में आ गए हैं। ये सब क्या है, कोई अलग चीज़ है। घर वहाँ भी बना है, घर यहाँ भी बना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे जो स्थापत्य जो कला है ये बहुत क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसी को समझना है। इतिहास के छात्र छात्राओं को इस सवाल पर क्या होना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए, लेकिन तुम लोग सोचोगे नहीं। अभी जाओगे मुस्लिम एरिया में तो वहाँ पे तुमको अलग फीलिंग आएगा, लगेगा कि भाई यहाँ तो कुछ क्या आ रहा है, डिफरेंट कुछ लग रहा है, नहीं लगेगा। याद रखिए कि स्थापत्य हमारे विचारों को, जो भी हमारे विचार है, पत्थर, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में क्या होता है, सहायक होता है। समझ में आ रहा है। आर्किटेक्ट है और कुछ नहीं है, क्या आर्किटेक्ट बोलते हैं, डिजाइन जिसको बोला जाता है, ठीक है। यही है ना, जब तक डिजाइन हम बना लेंगे तो उस डिजाइन को पत्थर, ईंट, लकड़ी के माध्यम से, प्लास्टर के माध्यम से उसको हम क्या दे देंगे, एक मूर्त रूप दे देंगे। क्या इसके बिना हो पाएगा। सरकारी अधिकारी के बंगले और अमीर व्यापारी के महलों आवास से लेकर श्रमिकों की साधारण झोपड़ी तक भवन, सामाजिक संबंध और पहचानों को कई प्रकार से परिलक्षित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी बात है डीएम कोठी, लगता है हाँ एक इमेज बन जाता है दिमाग में। राजा का महल एक अलग इमेज बन जाता है, मंदिर बोलेंगे एक अलग इमेज बन जाता है। सब क्या है, यही तो है स्थापत्य कला का, ठीक है, प्रभाव है, जो रोल हमें क्या हो रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो इस चीज़ को क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है। समझोगे तब जाके और अधिक क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ पे देखो पीछे से ले गया है कि पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर क्या थे, पहले भी थे कि नहीं थे? तो क्या अंग्रेज आए तो ऐसा हो गया? नहीं, ठीक है। पहले कुछ और टाइप का था, अंग्रेज आए तो उसमें बहुत बड़ा क्या आया, परिवर्तन आया। और उस परिवर्तन को देख के आसपास के लोग पूरा मन एकदम अलग फील करने लगे। जैसे अभी एक गांव में नॉर्मल लोग रह रहे हैं, अगर एक गांव में अगर अंबानी चला जा रहा है, बोल रहा है कि 3-4 घर ऐसे बनाओ कि मैंने मेरे लायक का हो, तो बाकी लोगों को क्या लगेगा, तरह तरह के सवाल आएंगे। ठीक उसी प्रकार से हुआ। लेकिन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जब तक अंग्रेजों का इन शहरों में कंट्रोल नहीं था, तब वहाँ पे स्थिति क्या थी, अर्थात मुगलों का कंट्रोल था उस समय तक। 1600 था कि नहीं था? 1600 लास्ट मान लो 1707 तक तो भारत के अधिकतर क्षेत्र पे किसका कंट्रोल था? मुगलों का ही कंट्रोल था, अंग्रेज औरंगजेब तक। तो उस समय क्या थी, थोड़ा हम लोग नज़र डाल लेते हैं। उस समय क्या था अगर देखा जाए तो मुगलों ने जहाँ बनवाया, ताजमहल बनवा दिया आगरा में, ठीक है, कोई किला बनवा दिया, तो सोचो कि हर जगह बन गया, एक सिंबॉलिक चित्र बन गया, लाल किला बन गया, भाई शासक रह रहे हैं यहाँ पे, एक चीज़ बनवा दिया गया। क्या आज वर्तमान में जो दिल्ली जो दिख रहा है, क्या पहले लाल किला जब बना होगा तो ऐसे ही दिल्ली होगा? पहले ठीक है, एक ही चीज़ सबसे अच्छा होगा रहने के लिए, वो क्या होगा, लाल किला। सिंबॉलिक चित्र को क्या किया गया, बनाया गया, बाकी चीज़ों को, ठीक है, उसे कंपैरिजन में बहुत नीचे क्या किया गया, रखा गया। तो भाई आम जो लोग थे अपने आप को इतना अधिक बाकी अन्य लोगों से अलग क्या करते थे, नहीं समझते थे। एक समानता का भाव क्या हो रहा था, झलक रहा था। तू भी गरीब, हम भी गरीब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो खूब ये चलता था। इससे पहले कि हम औपनिवेशिक काल में शहरों के विकास का माने अन्वेषण करें, जाने पाना चाहने खोज करें, हमें ब्रिटिश शासन के पहले की शताब्दियों पर क्या करना चाहिए, शहरी नज़रों पर विचार करना चाहिए। जैसे कि कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला। कस्बा बोला जा रहा है, कस्बा बोल रहे हैं तो क्या फील आ रहा है, कुछ गांव टाइप का ही फील आ रहा है, बड़ा फील आ रहा है, कुछ नहीं फील आ रहा है। कस्बों को सामान्यतः ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया जाता था। वे विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ, संस्कृतियों के प्रतिनिधि बनकर उभरे। लोग ग्रामीण अंचलों में खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। इसके विपरीत कस्बों में, ठीक है, थोड़ा सा उसका एक लाभ आगे ले जाओ, शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक क्या होते थे, रहते थे। माने आज के समय में नगर जिसे हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं, बाजार टाइप का। कोई दिक्कत? क्योंकि बाजार में होता है कि नहीं होता है, सब होता है। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था। या जो कस्बे में रहने वाले लोग हैं किस पे कंट्रोल कर रहे हैं, ग्रामीण जनता पे। ठीक, आज भी वैसे ही है। और वे खेती से प्राप्त कर और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। शासक है, टैक्स सिस्टम मौजूद है। अक्सर कस्बों और शहरों की किलेबंदी यहाँ पे की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता को क्या करती थी, चीज करती थी। पहले खूब हुआ है, हम लोग प्राचीन इतिहास में भी पढ़ चुकी हो, हड़प्पा काल से पढ़ते आ रही हो, विजयनगर साम्राज्य में पढ़ते आ रही हो। फिर भी कस्बों और गांवों के बीच पृथक अनिश्चित होती थी। कैसे होती थी? अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित आकार क्या था, नहीं था। किसान तीर्थ करने के लिए लंबिया दूरियां तय करते थे और कस्बों से होकर गुजरते थे। वे अकाल के समय कस्बों में भी जमा हो जाते थे, जैसे आज, ठीक है, ग्रामीण लोग, ठीक है, दिल्ली से, ठीक है, अपने गांव घर। इसके अतिरिक्त लोगों और मालों का कस्बों से गांव की ओर विपरीत गमन भी था। जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो लोग अक्सर ग्रामीण शरण में क्या करते थे, शरण लेते थे। माने ग्रामीण वाले कहाँ पे, कस्बों पे, कस्बों वाले कहाँ पे, ग्रामीण में। बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन, आना जाना क्या होता था, लगा रहता था। क्योंकि जो भी लुटेरा होता था किसको एम बनाएगा, गांव को, गांव से अधिक उसको, ठीक है, अगर मजबूत शासक है तैमूर लंग टाइप का, तो भाई वो डायरेक्ट मेन क्षेत्र पे क्या करेगा, कंट्रोल करना चाहेगा, ताकि अधिक से अधिक हम लोग लूटपाट करें। तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी साहूकार, बनिया, ठीक है, काश्तकार, ठीक है, जो भी ऊपर लोग होते थे, कहाँ भाग के चले जाते थे, ठीक है, गांव में भाग के चले जाते थे। जान है तो सब है, जान है तो जहान है।
समझ में आया? तो होते रहता था। व्यापारी और फेरी वाले कस्बों से माल गांव ले जाकर कहाँ करते थे? बेचते थे। छोटे मोटे जो व्यापारी होते थे, जैसे दुकानदार आज के समय में लोग करते नहीं करते थे, जिसके द्वारा बाजार का फैलाव और उपभोग की नई शैलियों का क्या होता था? सृजन होता था। मैंने बिल्कुल ही अगर देखा जाए यहाँ पे तो कह रहा है कि कस्बे और गांव के बीच में पृथकता थी, मैंने अनिश्चित था, मैंने लग ही नहीं रहा था, ठीक है, कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। हाँ, इतना था अंतर कि भाई ये कस्बा और क्या है, गांव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने एक समानता का थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है, भाव दिखाई दे रहा है हमें बहुत अधिक, ठीक है। अंतर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अंतर यही कि कस्बा में थोड़ा सा लेवल क्या था, ऊंचा था। शासक लोग क्या हो रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं, शासक जहाँ रहेगा वहाँ पे घर और क्या बनेगा भाई, एक आध घर पे एकदम इतना अच्छा से बन जाएगा, है कि नहीं है? एक सिंबॉलिक उसका चित्र मिल जाएगा, रूप बन जाएगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवन तथा अपनी शोभा व समृद्धि के लिए क्या था? प्रसिद्ध था कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या क्या है, अधिक है। अभी जनसंख्या अधिक किन जगहों पे होगा? तो दिखाई दे रहा अपने भवन के लिए, जैसे कि आगरा बन गया, मैंने आगरा का ताजमहल, तो वहाँ पे लोग बसना क्या हो गए, शुरू हो गए धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? या फिर अपनी शाही शोभा व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही शाही, ठीक है, दरबार निकलता था, राजा निकल रहा है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम मैंने लोग फूल माला लेके सब धीरे 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 राजधानियों के आसपास लोग बसना शुरू हो गए। आगरा, दिल्ली, लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के लिए महत्वपूर्ण क्या थे? केंद्र थे। मुगल काल की बात की जा रही है। आगरा, दिल्ली और कौन? लाहौर भी ध्यान रखना, पाकिस्तान के क्षेत्रों को मत नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि अकबर ने, ठीक है, राजधानी का स्थानांतरित भी किया था। मनसबदार और जागीरदार, जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग भागों में क्षेत्र दिए थे, सामान्यतः इन शहरों में अपने क्या रखते थे? आवास रखते थे, जहाँ शासक रखता था। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, मनसबदार और जो भी जागीर था, कोई ज़रूरी नहीं था कि भाई जिस क्षेत्र में उसको मनसबदारी मिला है, जागीरदारी मिला है, उन्हीं क्षेत्रों में रहे। ऐसा था? नहीं था भाई, उसको उस क्षेत्र का दे दिया गया है, ठीक है, अब वो किसी भी क्षेत्र में जाकर रह सकता है, उसको उस पर कोई पाबंदी क्या है? नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्टेटमेंट बन के आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मैं बताया है, पढ़ाते समय मैंने बताया भी है कि एक एक मनसबदार को, ठीक है, कई अन्य क्षेत्रों का भी क्या हो जाता था? पदभार मिल जाता था। जिसे आजकल राज्यपालों को होता है, एक राज्यपाल है, दो दो तीन तीन राज्यों का क्या मिल गया? कार्यभार मिल गया। अब वो कहीं पे भी रह सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज के समय में होता है इससे, एक एक राज्यपाल को, एक से अधिक क्षेत्रों का भी राज्यपाल क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है। इन सत्ता केंद्रों में आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा का क्या था? संकेतक था। इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना क्या था? आवश्यक था। अर्थात अब जो भी ये शासक वर्ग वहाँ पे रह रहा है, तो फैसिलिटी ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक कस्बों में रहेगी। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो भी यहाँ पे फैसिलिटी देने का काम किया जा रहा है, चाहे वो शिल्पकार लोग हैं, समझ में आ रहा है, चाहे वो किसान लोग हैं, हस्तशिल्प लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सब जाके क्या करेंगे? उसके यहाँ काम करेंगे, बनाएंगे, और जब अधिक मात्रा में जब डिमांड होगी तो बहुत सारे लोग जाके वहीं पे क्या हो जाएंगे? बस जाएंगे। यही होता है। तो शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवार के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे, डिजाइनर के रूप में थे। कुछ ऐसा चीज़ बनाओ कि भाई उसके पास नहीं हो। होता है कि नहीं होता है? मॉडल रोल को, हीरोइन सबको देखते हो नहीं देखती? वैसा सब ड्रेस पहन के आएगी तो क्या मार्केट से किन के लाती है? सब सोचती हो कि नहीं सोचती? सोचते हैं। तो क्या लगता है? मतलब वो डिजाइनिंग करवाती है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो अपना सेपरेट, उनका एक एक जो हीरोइन है सब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई कई उसके पास क्या होती है, ठीक है, फैशन डिजाइनर होती है। जो फैशन डिजाइनर का कोर्स होता है, जैसे डॉक्टरी इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, वैसे फैशन डिजाइनर का भी क्या होता है? कोर्स होता है। सैलरी इनकी बहुत मोटी होती है। सोचो एक मूवी बन रहा है, क्या एक एक व्यक्ति का परिधान होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, सब यही लोग करते हैं। फैशन
डिजाइनर लोग, पूरी टीम होती है इनकी। ऐसा कपड़ा बनाओ, ऐसा मैंने बनाना है कि तुमको आज तक कोई उसको पहना नहीं होगा। वर्तमान में इतना मॉडर्न बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखती होगी तुम लोग, तरह तरह का सब पहनते रहती है। अगर कोई लगेगा कि कोई जनरल पहन रही है, सिंपल पहन रही है, तो सब उसका मजाक उड़ा देगा सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग रहा है कि मार्केट से खरीदी है। फिर दीपिका पादुकोण का अगर कैटरीना कैफ ने उसके डिजाइनिंग का पहन लिया तो फिर उसका मजाक उड़ा देगा सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने कुछ नयापन होना चाहिए। तो पहले ये खूब होता था, शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट, मैंने क्या स्पेशल, क्या होता है विशिष्ट का मतलब? ठीक है, स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ग्रामीण अंचलों से शहर के बाजार में निवासियों के लिए, सेना के लिए अनाज लाया जाता था। राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित था, इसीलिए राज्य का राजस्व भी नियमित रूप से कहाँ आता था? राजधानी में आता था। अब ये राजधानी कौन है? वही शासक का जो क्षेत्र है, कस्बा है। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था। नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार, कारवा सराय स्थित होती थी। कारवा सराय माने यात्रियों को रुकने का ठीक है जगह होता था। नगर का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता था। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग देख चुकी हो। कौन सा ये सब बाहुबली टाइप का मूवी देख चुकी हो बहुत सारा, ठीक है। राजा महाराजा वाला मूवी देख चुकी है। जब जैसे ये अटैक होगा तो लोग मेन दरवाज़ा क्या करते हैं? बंद करते हैं। हड़प्पा काल को देख चुकी हो। 1 2 3 4 सिक्रेट दरवाज़ा होता है, और अंदर शासक के अलावा बहुत सारे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सब रहते हैं। वही चीज़ है। और जहाँ पे कोई किलाबंदी नहीं है, बिल्कुल क्या है, गांव है, फ्री है एकदम। जैसे कि दक्षिण भारत के नगर जैसे मदुरई और क्या आ गया कांचीपुरम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मुख्य केंद्र मंदिर होता था। लोग मंदिरों के आसपास आके क्या होते थे? बसने लगते थे, जिसके वजह से वहाँ पे जनसंख्या बढ़ता चला जाता था। ये नगर व्यापारिक केंद्र भी थे। धार्मिक त्यौहार अक्सर मेलों के साथ होते थे, जिससे तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। सामान्यतः शासक धार्मिक संस्थानों का सबसे ऊंचा प्राधिकारी और मुख्य क्या होता था? संरक्षक होता था। समाज और शहर में अन्य समूहों और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों से क्या होता था? तय होता था। ये समाज और शहर में अन्य समूह और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों से क्या होता था? तय होता था। जो शासक के जितना नज़दीक, उसका रिस्पेक्ट क्या होता था? उतना अधिक होता था। शासकों से अगर कोई भी संबंध नहीं है तो फिर वो आम व्यक्ति है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक उसी तरीके से जैसे आज है। अब मान लो कि कोई पीएम मोदी का है कि नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई एकदम मैंने उसका भाई का लड़का है, चाचा का लड़का। तुम लोगों की घटना याद आया होगा, प्रधानमंत्री का जो मोदी का जो भाई है, उसकी भाई की जो बेटी है, उसकी क्या हुई? भतीजी हुई। दिल्ली आई थी, दिल्ली से उसका पर्स गायब हो गया। एक घटना बड़ी चर्चा में रहा था। क्या गायब हो गया? पर्स गायब हो गया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने मतलब विदिन, ठीक है, 6 घंटे के अंदर उस पर्स को खोज के उसको आके लौटा दिया। समझ में आया कि नहीं है? तो क्या अगर वो यही है, अब यही सवाल प्रश्न यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि आम व्यक्तियों का तो भाई 6 महीना में भी नहीं लौट पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही यहाँ पे समझना है। ये वही है, ठीक है। भाव को समझ रही कि नहीं समझ रही हो? तो यही है। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हर एक से उपेक्षा की जाती थी, उसे समाज में अपना स्थान पता हो। उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी का होता था। कोतवाल माने कौन? थाना, थाना का जो प्रभार होता था, ठीक है। कोतवाल लिखा रहता है ना था, ये कोतवाली वो कोतवाली, तो कोतवाल मतलब थाना ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। जो नगर में आंतरिक मामलों पर नज़र रखता था और कानून व्यवस्था क्या रखता था? बनाए रखता था। कोई दिक्कत? अब यही था। मैंने क्या देख के कोई इतना बड़ा लग रहा है? बिल्कुल मैंने सिंपल लग रहा है। शासक के आस पास ही, ठीक है, राजधानियों में ही क्या होता था? नगर वगैरह, कस्बा वगैरह क्या होता था? बसता था। बाकी गाँवों से वहाँ पे क्या सारा जो कर व्यवस्था थी सब जाता था, ठीक है। मजदूरी से लेके
शिल्पकार से लेके, ठीक है, जो भी व्यापार वगैरह सब, ठीक है, गाँव से भी वहाँ पे होता था और वहाँ से फिर किधर होता था, गांव की तरफ होता था। ज़रूरत की चीज़ों को, ठीक है, वहाँ से भी लाया जाता था। कोई दिक्कत इतना से। अब 18वीं सदी में क्या हो रहा है, परिवर्तन होने लग रहा है। अब 18वीं शताब्दी परिवर्तन मतलब वही है 18वीं शताब्दी 1757 है कि नहीं है, 1757 1764, उसके बाद से धीरे धीरे क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मुग़लों की क्या, पराजय। क्योंकि 1707 में पता है औरंगजेब के जाने के बाद फिर समस्या शुरू हो जाती है। तो यही है, क्या है, 18वीं शताब्दी दिया है कि नहीं दिया। क्योंकि अब इन नगरों से ये जो कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी होता था सब, ठीक है, ये व्यवस्था टूटती हुई नजर आएगी। और ये तो बहुत नीचे का चीज़ होगा, जब ऊपर से शासक ही जब अच्छा नहीं है तो फिर ये टूटना क्या हो जाएगा, और तेज़ी से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। देखो ना, बार बार वहीं ध्यान जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 18वीं शताब्दी में परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन में सबसे इम्पोर्टेंट कारण मुग़लों का क्या, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब मुग़लों के डिक्लाइन से पहले थोड़ा सा हम लोग ऊपर देख लेते हैं कि इसके पहले यहाँ पे पता है अभी तक सारे लोग आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, आ चुके हैं, बहुत धूमधाम से सब आ चुका है। ठीक है, तो ये रहा भारत का मैप, और इस मैप में भारत में यूरोपीय बस्तियों का विवरण। अभी इसको तुम लोग, ठीक है, अगर एक साथ बनाओगे कभी याद नहीं होगा, याद करना भी नहीं है। इसमें भी कोशिश करना कि सबसे पहले पुर्तगालियों को बनाना एक पेज में। पुर्तगाली है कि नहीं है, जहाँ पे प्लस का साइन है कौन है, पुर्तगाली है। तो सबसे पहले किसको बनाना, पुर्तगाली का। प्लस का साइन का मतलब क्या है, ये है, कहाँ गया ए, 1 2 3 है कि नहीं है, देखो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे है हाँ, यहाँ पे है कन्नौर है, कालीकट है, कोचीन है। समझ में आया कि नहीं आया। तो पहली बार में किसको बनाना है, सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों को बनाना है। देखो इधर तुमको बहुत अधिक पुर्तगाली नहीं दिखाई देंगे, ऊपर दिखाई दे रहा सब पुर्तगाली नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक दिखाई देगा हुगली में। समझ में आ रहा है। तो एक पुर्तगाली बनाना है, एक मैप में सिर्फ पुर्तगालियों को, दूसरे मैप में सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली पढ़ना आएगा, ठीक है। डच को छोड़ देना, डच को जरूरी नहीं है, डेनमार्क को भी कोई ज़रूरी नहीं है। पुर्तगाली के बाद कौन, ठीक है, मान लो अंग्रेजी, डच को हटा देंगे तो कौन आएगा, अंग्रेजी आएगा। सीक्वेंस याद है कि नहीं है, बताओ तो। हाँ, लास्ट में कौन आएगा, फ्रांसीसी आएंगे, झापड़ से। पुर्तगाल, अंग्रेज, सॉरी, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, ठीक है, फ्रांस, उसके बाद कब आ जाएगा, डेनिम। सबसे लास्ट में कौन आएगा, डेनिम आएगा। फ्रांसीसी नहीं बताया है, ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा, डेनिम आएगा, और सबसे बाद में कौन जाएगा, डेनिम ही जाएगा। थोड़ा हम पे शांत देती हो, आपको ऐसा ही बताया, लिखे भी है। हाँ, लिखे भी हैं, लेके आओ तो थोड़ा सा संभल के लेके आना, ठीक है। देख ही लेते हैं कहाँ हम वैसे बता दिए हैं, कहाँ तुम तो इसको अभी कोशिश करना, ठीक है, कि बारी बारी से क्या करें, बनाए। समझ में आ रहा है ना। और इसमें कुछ डेट देखो समस्या हो सकती है, यही समस्या, अलग अलग बुक में कुछ कुछ डेट तुमको अलग मिलेगा। सूरत में देखो अंग्रेजी बस्तियाँ है कि नहीं है, सूरत में अंग्रेजी बस्ती को अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कब दिखाई दे रहा है, 1612 में दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे समस्या क्यों आती है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व किया जाएगा। और तो इधर नहीं दिख रहा अंग्रेजी बस्तियाँ, ठीक है, अंग्रेजी बस्ती बाद में मद्रास में बसाया गया 1639 में, ठीक है। और बम्बई में कब है, तो 1600 कब दिखाया है यहाँ पे, 38 में। देखेंगे समस्याएं यहाँ पे, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा, तो सबको बनाएंगे, सबको नहीं बनाना, अभी इसको रहने दो, ठीक है। अभी बस्तियों को मत बसाना, अभी थोड़ा पेच है इसमें। पुर्तगाली बताएंगे, हाँ, पुर्तगाली को देख लेना, वरना मत बसाना अभी, ठीक है, किसी को नहीं, किसी को मत बनाओ अभी।
क्योंकि अभी बना लोगे माइंडसेट हो जाएगा कि इस समय बसा हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें देखेंगे कि कब कब क्या क्या हुआ है, इसको अभी रहने देना। बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि देखो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में पूरा का पूरा किस प्रकार से, ठीक है, मैंने तटवर्ती इलाकों के लिए क्या हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, समस्याएं यहाँ पे पैदा हो रही है। उसके बाद से यहाँ पे अब जितना ये व्यापारिक बस्तियाँ आया तो कुछ बंगाल, ठीक है, बंगाल में आएगा या फिर बॉम्बे में आएगा, फिर ये, ठीक है, मद्रास में आएगा, यही नहीं आएगा। और यहीं से अब मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है यहाँ पे कि अब यहाँ पे, ठीक है, चेन्नई के आसपास का जो भी क्षेत्र बना दिया गया है नगर की तरह, अब यहाँ से पूरा का पूरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितना भी इसकी प्रेसिडेंसी में आ रहा है सब पे ये सब क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कंट्रोल कर रहा है, उसी प्रकार से ये भी कंट्रोल कर रहा है। तो यही मैं बताने की तुम लोग क्या कर रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, अब 18वीं सदी में यहाँ पे जो परिवर्तन यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है, सबसे पहला कि भाई समस्या आ गया, ठीक है, जो भी मुगल शासन का क्या हो गया, पतन हो गया। अब यह सब 18वीं सदी में बदलने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर कहाँ हो गए, पतोन्मुख हो गए, माने पतन की तरफ बढ़ने लगे। पुराने नगर का मतलब क्या है यहाँ पे कि मुगल काल का देखोगी तो भाई उनका बहुत बड़ा क्षेत्र बिहार में था, यूपी में था, दिल्ली की तरफ था, क्या उधर कोई बंदरगाह था? नहीं था। उधर स्थल की तरफ क्या हुआ था, बिल्कुल लगा हुआ था, उधर उत्तर भारत का क्षेत्र था। वे सब नगर धीरे धीरे क्या हो गए, उनका क्या होने लगा, पतन होने लगा। नए नगरों का क्या हो गया, विकास होने लगा। मुगल सत्ता के क्रमिक शरण के कारण ही उसके शासन से समृद्ध नगरों का क्या हो गया, अवसान हो गया। क्योंकि जब अंग्रेज आएंगे देखेंगे अब आगरा वैसा नहीं रह जाता है, समझ में आ रहा है। अब अंग्रेजों के समय सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस दिया गया किसको, तटवर्ती इलाकों को दिया गया। वहाँ पे भी दिया जा रहा है, लेकिन जितना तटवर्ती इलाकों को दिया गया उतना नहीं दिया गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, अब मान लो आगरा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ अधिकारियों को रख दिया गया, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी क्या करना है, मैनेज करना है कि नहीं करना है, कंट्रोल करना है। मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा ने अपनी राजनीतिक प्रभुत्व को क्या कर दिया, खो दिया। आ ही गया बात। नए क्षेत्रीय ताकतों का विकास, क्षेत्रीय राजधानी जैसे कि लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, पूना, लखनऊ, हैदराबाद, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम दक्षिण में श्रीरंगपट्टनम है, पूना माने आज का पुणे, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर के बढ़ते महत्व में क्या हो गया, परिलक्षित हो गया। माने ये सब नगर अब धीरे धीरे क्या होने लगे, तेज़ी से विकास करने लगे। अब जब नगर तेज़ी से विकास करने लगेगा तो वहाँ उस नगर में जो भी लोग रहेंगे या फिर आसपास के जो भी व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्र से इन नई राजधानियों की ओर काम तथा शरण की तलाश में क्या करने लगे, आने लगे। क्योंकि भाई जो भी उस समय चल रहा था इनका रोजी रोटी सब क्या हो गया, नगर ही आसान हो गया, तो फिर क्या करेंगे लोग। नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भाड़े के सैनिकों को भी यहाँ रोजगार मिलता था, कि भाड़ा के लिए भाई सैनिक क्या कर लो, ले लो। अंग्रेजों ने सब चीज़ खूब किया, गरीबी में सब काम आता है। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को क्या किया, बस्तियों को बसाने में किया। किसने, कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों ने तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारियों ने, माने मान लो कि क्या बोलते हैं, सूबेदार को ही ले लो, ठीक है। परंतु राजनीतिक विकेंद्रीकरण के जो प्रभाव था सब एक जगह क्या था, एक जैसा नहीं था। कई स्थान पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ा दी, कुछ स्थानों पर युद्ध, लूटपाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में क्या हो गए, परिणित हो गया। भाई ये केंद्र में अगर मजबूत शक्ति नहीं है तो फिर ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी, और यही हो रहा है। और ऊपर से कौन लोग आ गया, अंग्रेज लोग भी आ गया।
व्यापारिक तंत्र में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। शहरी केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में विभिन्न स्थानों पर क्या कर लिया, आधार स्थापित कर लिया। आधार का मतलब ठीक है बेस यही होता है ना, जैसे बंगाल को कौन भूल सकता है। पुर्तगालियों ने देखो 1510 में पणजी में, डचों ने 1605 में कहाँ पे, मछलीपट्टनम में। अब मछलीपट्टनम कहाँ है? मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम लगा है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, वहीं है, विशाखापट्टनम ही है, ठीक है, उसी के आसपास का क्या इलाका है। देखो यहाँ पे मसूलीपट्टनम है ना, यहाँ पे नहीं, विशाखापट्टनम अलग है, मसूलीपट्टनम मछलीपट्टनम यही है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब आंध्र प्रदेश में? हाँ, आंध्र प्रदेश में ही है। तो 1605 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने, अब डेट देखोगे तो अलग अलग डेट इसमें और उसमें डेट मैच क्या करेगा, नहीं करेगा। समस्या है, आगे जानेंगे कैसी समस्याएं क्यों आती है। अंग्रेज़ों ने मद्रास में 1639 में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में, माने पौंडीचेरी, माने आज का क्या है पुडुचेरी है, जो कि क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश है। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर विकसित क्या लगे, होने लगे। स्वाभाविक सी बात है, अब यहाँ से व्यापार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, केंद्र हो गया ना, केंद्र बिंदु यहाँ पे बन गया वस्तुओं को लाने के लिए, ठीक है, जहाज में लादने के लिए। अब सप्लाई यहाँ पे बहुत अधिक होने लगा। यहाँ से 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली क्या हो गया, जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने क्या कर लिया, ले लिया। क्योंकि अभी तक दिल्ली, आगरा, लाहौर बहुत क्या था, मजबूती के साथ बना हुआ था, जो कि स्थल में स्थित है। यूरोपियों ने भाई इस चीज़ को क्या कर दिया, पलट कर रख दिया, उल्टा हो गया ना अब यहाँ से मामला। क्योंकि भाई उनको व्यापार करना था, और यहाँ से वस्तुओं को लाद के अधिक से अधिक कहाँ ले जाना था, यूरोप ले जाना था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्यवाद था। पूंजीवाद की शक्ति अब समाज के स्वरूप को क्या करने लगी, परिभाषित करने लगी थी। तो अब देखो यहीं से अब क्वेश्चन बना देगा, मुगल कालीन है कि नहीं है, स्थलीय मार्ग व्यापार का महत्व बढ़ते बढ़ते उसकी जगह किसने ले लिया, ठीक है, समुद्री मार्ग ने ले लिया, तटवर्ती जगहों ने ले लिया, ठीक है। इसको बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे बताओगे कि पहले क्या था, अंग्रेज आए तो फिर क्यों ये परिवर्तन हो गया, कोई नया चीज़ थोड़े है यहाँ पे। मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया क्या हुआ, चरण प्रारंभ हुआ। अब मध्य 18वीं शताब्दी माने 1857 के बाद, यही है ना, सॉरी माने 1757 के बाद। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ मध्य 18वीं शताब्दी से, क्योंकि अभी तो पलासी नहीं आया है ना, अभी धीरे धीरे सब क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक क्या कर रहा है, केंद्र बना रहा है, और मुगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर कमजोर हो रहा है। मध्य 18वीं शताब्दी से मैंने 1757 के बाद से ले लो, जब अंग्रेज़ों को धीरे धीरे एक व्यापारी से एक शासक बनाने की तरफ क्या हुआ, घटनाएं हुआ। अब वही सारी चीज़ें रिपीट होगी जो तुम लोग पढ़ चुकी हो। मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ हुआ, जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर क्या होने लगी, केंद्रित होने लगी। तो 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, मछलीपट्टनम तथा ढाका क्या हो गए, पतोन्मुख हो गए। मैंने इसका क्या होगा, धीरे धीरे पतन हो गया। 1757 में प्लासी। अब क्यों पतन हुआ अब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऐसा समय है 1757 के पहले का ऐसा समय है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी शक्तियाँ क्या थी, मौजूद थी। मराठा, समझ में आ रहा है? अब सूरत है, मराठा है, क्या सूरत कोई अलग है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से मछलीपट्टनम जिसको बोला जा रहा है, उस समय देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, जहाँ औरंगजेब फंस के मर गया बेचारा, वहीं दक्कन का सुल्तान जिसको बोला गया, 5 जो क्षेत्र है, कोई दिक्कत। सूरत है, मछलीपट्टनम में, उसी तरीके से ढाका भी था, ठीक है। धीरे धीरे क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा ढाका पे, ठीक है। उस समय पुर्तगालियों के द्वारा उधर गया था उधर। 1757 में क्योंकि
अंग्रेज़ों को चाहिए था एक अस्थाई जगह, और वो अस्थाई जगह कहाँ मिल गया? बंगाल मिल गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से क्या हुआ? नया आर्थिक राजधानी के रूप में क्या करने लगा? उभरने लगा। ये औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र भी बन गए। नए भवनों और संस्थानों का विकास हुआ तथा शहरी स्थानों को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया तथा नए रोजगार विकसित हुए और लोग इन्हीं औपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। लगभग 1800 तक की जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर क्या हो गए थे? बन चुके थे। तो इतना हमें समझ में आ गया कि कैसे मुग़लों का क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ, और धीरे धीरे मुग़लों के डिक्लाइन होने के बाद वहीं पे रहने वाले जो भी शिल्पकार व्यापारी लोग थे धीरे धीरे इन्हीं जगहों पे काम की तलाश में क्या हो गए? आते गए और अंग्रेज़ों को एक व्यापारिक बस्तियों की जगह बंगाल में एक शासन सत्ता का भी क्या मिल गया? केंद्र मिल गया। अब शासन सत्ता का केंद्र मिल गया इसका मतलब कि लोग स्टेबलाइज हो गया। अब वहाँ से अब बंगाल से अब और हस्तक्षेप करना क्या था? अंग्रेज़ों के लिए आसान था, क्योंकि कोई युद्ध हो तो भाई आसानी से बंगाल से मैनेज किया जा सकता था। युद्ध में खर्चा होता है, खर्चा पूर्ति के लिए भाई लगा दो वहाँ पे, राजस्व लगाई है, अस्थायी बंदोबस्त लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है। शहरों के नाम में कोई नया चीज़ नहीं है। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता शब्द उन गांवों के अंग्रेजी प्रभावित नाम हैं जहां अंग्रेज़ों ने सबसे पहला अपना क्या किया? व्यापारिक चौकियाँ बनाई थी। अब उन्हें क्या बोला? चेन्नई, मुंबई और कोलकाता कहा जाने लगा। आपके लिए चलो औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल अब करते हैं, क्या है यहाँ पे। औपनिवेशिक रिकॉर्ड और शहरी इतिहास। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित थी। बेहिसाब आंकड़ा माने कोई आंकड़ा नहीं, जानकारियों के संग्रह पर आधारित थी। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नियंत्रण पर नज़र रखने के लिए वे नियमित रूप से क्या करता था? सर्वेक्षण करते थे। ये बड़ा इनका ज़बरदस्त आइडिया था। सर्वेक्षण का आज जो बोलते हैं हम लोग जनसंख्या सर्वेक्षण और होता कि नहीं होता है? हर एक 10 साल में। इसकी नींव किसने डाली थी? अंग्रेजों ने डाली थी कि भाई शहर में कितने लोग आ रहे हैं, साल भर में कितने लोग रह रहे हैं, तभी तो जाके हम मजबूत प्रशासन क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। एक मजबूत प्रशासन के माध्यम से ही आर्थिक शोषण क्या हो सकता है। वरना लोग क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। मैंने ऐसा व्यवस्था लाओ कि काटो तो खून नहीं। कुछ यही व्यवस्था क्या थी? अंग्रेजों की थी। हर जगह नियम कानून लगा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता था, और उसके माध्यम से वे लोग ऐसे ऐसे कानून बना के लेके आए कि भाई लोग करे तो क्या करें। सांख्यिकी का आंकड़े इकट्ठा करते थे और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्ट क्या करते थे? प्रकाशित करते थे। प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया। मैप बनवा रहा है एरिया का, किस एरिया पे हम कहाँ हैं, कौन कौन लोग कहाँ हैं। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। इस जानकारी के सहारे वे इलाकों पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कायम क्या कर सकते थे। जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे क्या बनाए जाने लगे। कि क्या नीति बना रहा है सब, क्या रणनीति बना रहा है, क्योंकि मैप से किसी भी चीज़ को समझना, कंट्रोल करना, मैनेज करना बेहद क्या होता है? आसान होता है। शहरों के नक्शों से हमें उस स्थान पर पहाड़ियों, नदियों और हरियालियों का पता चलता है। ये सारी चीज़ें रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत क्या आती थी? काम आती थी कि भाई किसी क्षेत्र को कैसे घेरना है। देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे, जब युद्ध होगा, कई सारा आंग्ल मराठा युद्ध होगा, कई सारा सिख वाला युद्ध होगा, तो इसमें अंग्रेज काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारा मूवी देखिए, जैसे बाजीराव मस्तानी देखिए, सब
कि कैसे कहाँ से घेरना है। तानाजी सब देखी होगी, कहाँ कैसे घेरना है, सब मैप दिखाता है कि नहीं दिखाता है। ये रहा मैप पे पहाड़ी है, ये यहाँ से हम लोग घेर सकते हैं। 300 में दिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा घाटों की जगह मकान की सघनता, गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से इलाके की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने और कराधान माने टैक्स व्यवस्था की रणनीति बनाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं क्या आज प्रासंगिक नहीं है? आज तो और क्या है, अधिक है, नहीं है। आजकल तो मतलब एक एक गांव का, एक एक खेत का नक्शा क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगरपालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रख रखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। किसके लिए? नगरपालिका कर, आज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो शहरों में है कि नहीं है, आज हम लोग म्युनिसिपालिटी जिसको बोला गया, नगरपालिका जिसको बोला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नगरपालिका नगर निगम यही है ना, है कि नहीं है? मैनेज करने के लिए लिया जाता है कि नहीं जाता है, सब लिया जाता है। तो 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगरपालिका कर वसूली के जरिए मैंने शहर के रख रखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिश शुरू क्या कर दी थी, कर दी थी कि भाई हम लोग इतना अच्छा मैंने बना रहे हैं, अपने रहने के लिए बना रहे हैं, उसमें कुछ, ठीक है, भारतीय लोग भी आके बस जाएंगे तो भाई उनसे हम लोग भी क्या करेंगे, कर वसूलेंगे, टैक्स वसूलेंगे। टकराव से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी क्या कर दी थी, सौंप दी थी। लोग विद्रोह ना कर दे, इससे अच्छा है कि भाई इस में कुछ भारतीय लोगों को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। सोचो कि अब एक भारतीय व्यक्ति जाएगा, इसका अगर करेगा कि भाई देखो कितना खर्चा आ रहा है, नगर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, तो इसके लिए अगर थोड़ा सा अगर कर लिया जा रहा है तो क्या गलत किया जा रहा है। यही सिस्टम है हर जगह, मैंने देखेंगे हम लोग, ठीक है, भारतीय को क्या करना, शामिल कर लेना। और ये लोग बड़ा बड़बोले होते थे, चले भी जाते थे, भाई इनको थोड़ा सा अधिकार मिल गया रहने होने का, खाने पीने का, कर रहे हैं। आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लेस नगर जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण व्यवस्था, स्वास्थ्य जैसी अत्यावश्यक सेवाएं क्या करना था, उपलब्ध कराना था। दूसरी तरफ नगर निगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड पैदा हुए, जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड रूम में क्या करती थी, संभाल कर यहाँ पे रखा जाने लगा, पूरा का पूरा चीज होने लगा। शहरों पे फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी, क्योंकि जब तक हम जनसंख्या नहीं जानेंगे उसके अनुसार से हम सप्लाई कर पाएंगे। अभी कोई कंपनी देखो, हर एक छोटी कंपनी भी उसके पास सारा आंकड़ा मौजूद रहती है। दूध वाले क्या उनको पता नहीं है, दूध को पता है कि भाई हम दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं तो दूध कितने लोग लेने वाले हैं, कितने लोग पीने वाले हैं, किस क्षेत्र में कितना हम दूध सप्लाई करेंगे, कितनी वहाँ मांग है। तो ये सब जनसंख्या का पूरा ये सब सोचो मैनेजमेंट है एक कंपनी पे, ठीक है, मतलब मैनेज करने के लिए कितने सारे लोग क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक अंग्रेजों ने इसी काम को किया, सोचो उसी समय ये लोग कर गए। अब भारत के लोग आज लोग कर रहे हैं, आज भी ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे, उस सब अंग्रेज सब सोचो उस समय, इसीलिए तो अंग्रेज सब, ठीक है, अंग्रेज हो गया, कर पाया। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रयास कब किया था? 1872 में। अब ये लिखवा दिया मैंने ज्योग्राफी में, जब मैंने जनगणना पढ़ाया था तो मैंने करवाया था, 1872 में किया गया। इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद 1881 से क्या हो गया, रेगुलर हो गया। 10 की हमने हर 10 साल में होने वाली, ठीक है, जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई, जो अभी तक क्या हो रहा है, चल रहा है। तो एक बेहतरीन मैनेजमेंट है। किसी भी क्षेत्र को जानने के लिए हम उसका क्या कर लिए, ज्योग्राफी जान लिए, और पूरा का पूरा हमने ह्यूमन क्या जान लिया, रिसोर्स जान लिया, कितने लोग रहते हैं। आसान है।
यही सब नेता भी लोग करता है कि नहीं करता है। आज तो बहुत आसान, आज तो मैंने इतना लोग हैं, सोचो एक एक पार्टी में कितने सारे बुद्धिजीवी लोग हैं कि अभी भाई बीजेपी एक अगर खड़ा कर रहा है कैंडिडेट एक क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, सोचो तो पता कर लेगा सब कितना हिंदू है, हिंदू में अब कितना क्या है, फॉरवर्ड है, दलित है, कितना एसटी है, कितना ओबीसी है, कितना जनरल है, कितना मुस्लिम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना ये जो वोट की किसी को बोलते हैं गणित, समझ पा रही हो नहीं पा रही हो? सोचो कितना दिमाग लगाता होगा सब। अब एक नेता जाएगा, ठीक है, तो सोचो कि अगर नेता दलित बहुल वाला क्षेत्र है तो इस इलाके में जाएगा तो नेता की पहले से ही जो स्पीच क्या होगी, तैयार होगी। वो जाएगा तो दलितों की हित में बात करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही अगर एक जाएगा बहुल वाले क्षेत्र में जाएगा जहाँ पे देखेगा सब मिक्स है, तो वहाँ पे देश के बारे में बात उठा देगा, पाकिस्तान का बात करेगा, चाइना का बात करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज यही चीज़ को तुम लोग क्या करना है, मैंने जो चीज़ें समझ रही हो आज इसको अप्लाई करना है वर्तमान में, कि यही चीज़ें आज भी क्या हो रही है, चल रही है, व्यापक स्तर पे क्या हो रही है, चल रही है। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े बहुमूल्य क्या है, स्रोत है। ठीक है, अभी जो जनगणना है, ठीक है, सबके पास है, ओपन है, हर एक राजनीतिक पार्टी अपने हितों में कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है, ओपन है। अब सोचो एक एक जनगणना में और माइक्रो लेवल पे चलना है तो घर घर लोग कंट्रोल कर लेगा। जैसे मुखिया के चुनाव में क्या होता है, घर घर एक एक घर का पूरा एक, ठीक है, मैंने एक पंचायत का पूरा पूरा क्या आ जाएगा, उसका लिस्ट आ जाएगा कि इस घर में कितने लोग हैं। अब उस घर में लोग जाएंगे, उस घर में लोग जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाएंगे, मुखिया जी जाएंगे वोट मांगने और उसके चेला चपाटी, ठीक है, ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे। और दिखा के नहीं किया जाता है, रात में आके सब उसका क्या किया जाता है, होमवर्क किया जाता है कि भाई आज गांव में घूमे 10 घर, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला, 10 घर में फलाना देगा कि नहीं देगा, चिलाना दे सकता है कि नहीं दे सकता है। ऐसे नियंत्रण रखा जाता है। और जो अगर तकड़ा जो नेता होगा, अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो इसी प्रक्रिया से क्या होगा, गुजरेगा। उसी में पार्टियों को समझ में आ जाता है कि हमारा रहेगा जीत रहे। ऐसे ही विधानसभा में होता है, ऐसे ही लोकसभा में होता है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? जब हम इन रिपोर्टों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी क्या है, उपलब्ध है? नहीं उपलब्ध है, सब है। अंग्रेज़ों ने जो उस समय किया, क्या अंग्रेज उस समय गलत किया होगा? इसमें क्या गलत किया होगा? इसमें तो भाई वो सब पूरा एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहा होगा ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, इनको आर्थिक लाभ कमा सकें। बीमारियों से होने वाली मौतें की साड़ियों का अंतहीन सिलसिला या उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है। सोचो, आज भी नहीं होता है। आज जनगणना में यही तो होता है, जनगणना करने आएंगे कितना उम्र है कि नहीं है। इसके अलावा ठीक है, कास्टिज्म तो थोड़ा समस्या है, कास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है। जातिगत जनगणना अभी भारत में क्या है, आउट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जातिगत गणना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जाति उपजाति, अभी ये बहुत फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको ये देखो, धार्मिक जनगणना आउट है। धार्मिक जनगणना का मतलब कितने हिंदू है, कितने मुस्लिम है, सिख, ईसाई सब पता है। लेकिन क्या तुमको ये पता है कि कितने हिंदू में कितने दलित हैं, कितने एसटी हैं, पता है? एक अनुमान के आधार पे इसको सरकार इस आंकड़े को क्या करती है, बाहर नहीं करती है। इससे थोड़ा सा और समस्या क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो सही भी नहीं है। हिंदू है भाई तो हो गया भाई, बाहर आ गया, क्या दिक्कत है हमको? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये पॉसिबल भी नहीं है भारत में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। खैर राजनीतिक पार्टियाँ तो करवा लेंगे, तो राजनीतिक पार्टियाँ क्या करती हैं यहाँ पे कि अपने अनुसार से क्या करती है, शुरू कर देती है। ठीक है, बहुत माइक्रो लेवल पे देखो काम करना होता है, बहुत कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है, सबका अलग अलग फील्ड होता है।
तो उस समय सोचो अंग्रेजों ने क्या किया भाई, सिर्फ उम्र लिंग के आधार पे, जाति व्यवसाय की कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबको क्या कर लिया, कंसीडर करवा लिया, जिसमें सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई ये पूरा तरीका सटीक होगा कि नहीं होगा उस समय। लेकिन इतिहासकारों ने पाया है कि ये आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्ठे किए हैं और उन्हें क्यों तथा कैसे इकट्ठा किया गया था। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को मापा गया था और किस चीज़ को नहीं मापा गया था। मिसाल के तौर पर जनगणना एक ऐसी साधन थी, मैंने क्या थी, साधन माने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ठीक है, रास्ता। मिसाल के तौर पर जनगणना एक ऐसी साधन थी जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारियों को सुगम्य आंकड़ों में तब्दील किया जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्त ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी थी। कई बार यह वर्गीकरण निहायत क्या होता था, अतार्किक होता था कि भाई अलग अलग श्रेणियां बना देने से समस्या उत्पन्न होती थी। लोगों की परिवर्तनशील और परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था कि कौन क्या है। भला ऐसे किसी व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए जो कारीगर भी था और क्या था, व्यापारी भी था। समझ में आ रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड का मामला। मैंने एक ही व्यक्ति अगर किसान भी है, कारीगर भी है, व्यापारी भी है, एक व्यक्ति अलग अलग अगर कामों को करता है तो भाई उसको किस श्रेणी में डाला गया है, क्या तीनों में डाल दिया है या फिर एक ही में उसको किया गया है। तो इससे जो कहा जा रहा है एक्यूरेसी मैंने बहुत अधिक सही क्या हो पाता था, नहीं हो पाता था। जो आदमी अपनी ज़मीन पर खुद खेती करता है और उपज खुद शहर ले जाता है उसको किस श्रेणी में गिना जाएगा, उसे किसान माना जाएगा या व्यापारी। कुछ यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कुछ समस्याएं क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। बहुधा लोग भी इस प्रक्रिया में मदद देने से इनकार कर देते थे या जनगणना आयुक्त को गलत जवाब दे देते थे। काफ़ी अरसे तक वे जनगणना कार्यों को संदेह की दृष्टि से क्या करते रहते थे, देखते रहते थे। पहले कभी हुआ नहीं था और अब अंग्रेज करवा रहे थे, क्यों करवा रहे हैं, क्या है भाई। लोगों को लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। बड़ी समस्या थी। ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरत के बारे में जानकारी देने से क्या करते थे, हिचकिचाते थे। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्से में दुनिया से कट कर रहे हैं। उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जा सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी एक समस्याएं दिख रही कि नहीं दिख रही है। बिल्कुल यहाँ पे समस्याएं क्या हो रही है, दिख रही है कि उन्होंने उस समय जो भी जनगणना किया, ठीक है, थोड़ा सा अब कुछ यहाँ पे जब हमारे पास मटेरियल आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, तो लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है उसमें। जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। शहरों में ऐसे लोग थे जो फेरी लगाते थे या काम न होने पर मजदूरी करते थे। इस तरह के बहुत सारे लोग जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को व्यापारी बताते थे क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज़्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी। ठीक है कि नहीं है। और जो अमीर होगा क्या बोलता होगा, हम गरीब है भाई, हम पे अधिक क्या करने देते, टैक्स ना लगा दे, सब होते रहता था। ठीक है। मृत्यु दर और बीमारियों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना भी लगभग असंभव था। बीमारी पड़ने की जानकारी भी लोग प्रायः नहीं देते थे। बहुत बार इलाज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टरों से करा लिया जाता था। ऐसे में बीमारी या मौत की घटनाओं का सटीक हिसाब लगाना कैसे क्या था, संभव था। अब ये ध्यान रखना, इन कमियों को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है भाई क्यों उस समय का जो आंकड़ा इकट्ठा किया गया क्या था, भ्रामक था। समझ में आ रहा ना, भ्रामक माने सही नहीं था पूरी तरीके से। तो कुछ इंपॉर्टेंट कारणों को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। कहने का मतलब यही है कि इतिहासकारों को जनगणना जैसे स्रोतों का भारी अहमियत से इस्तेमाल करना पड़ता है, आँख मूंद के नहीं। उन्हें जनगणना के पीछे निहित संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं को सावधानी से पड़ताल क्या करनी चाहिए और समझनी चाहिए कि संख्याएँ क्या, ठीक है, नहीं बता रही है, मगर जनगणना और नगर पालिका जैसे संस्थानों के सर्वेक्षण, मानचित्र और रिकॉर्डों के सहारे औपनिवेशिक शहर या पुराने शहरों के मुकाबले ज़्यादा विस्तार से अध्ययन किया क्या हो सकता है, जा सकता है। मैंने कहने का मतलब यही है, बताने की कोशिश किया जा रहा है निष्कर्ष के रूप में कि जो भी ये जनगणना किया जा रहा है और फिर जो भी डेटा जो मौजूद है इस समय
तो इतिहासकार उसको आँख मूंद के अगर ठीक है अध्ययन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। वे ये देखने के प्रयास करते हैं कि भाई ये ठीक है जनगणना क्यों करवाया जा रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जनगणना क्यों करवाया जा रहा था। और फिर यह भी समझना चाहिए कि ये संख्या क्या नहीं बता रही है, क्योंकि बहुत सारा कैटेगरी शामिल किया गया है इसमें, ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत चीज़ क्या हुआ है, छूटा हुआ है, जैसे वर्तमान में होता है। मगर जनगणना और नगर पालिका जैसे संस्थान के सर्वेक्षण, मानचित्रों और रिकॉर्डों के सहारे अगर देखा जाए तो जो भी औपनिवेशिक शहर थे मैंने ठीक है जो बसाया गया बाद में और जो पहले से था, इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कुछ अंतर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अब बड़ा कौन होगा, इनका वाला अंग्रेजों वाला होगा या पहले वाला होगा? ये अंग्रेजों वाला ठीक है, ये हमें पता चलता है कि अंग्रेजों वाला क्या था, बड़ा था पहले से, ठीक है, बड़ा था, बड़ा क्षेत्र, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते थे, लोग यहाँ रहते थे। नक्शे क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं? सर्वेक्षण पद्धति के विकास, सटीक वैज्ञानिक औजार और ब्रिटिश शाही जरूरतों की वजह से मानचित्रों को बड़ी सावधानी के साथ तैयार किया जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया मैंने भारत सर्वेक्षण का गठन कब हुआ था? 1878 में किया गया था, जो कि अंग्रेजों के समय हुआ था। उस समय तैयार किए गए नक्शे हमें काफ़ी सारी जानकारी तो मिलती है, साथ ही अंग्रेज शासकों की सोच में निहित भेदभाव भी क्या होता है, उजागर हो जाता है। मसलन शहर में गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों को नक्शे पर चिन्हित ही नहीं किया गया, क्योंकि शासकों के लिए उनका महत्व क्या था, नहीं था। मैंने अंग्रेज़ों ने अपने अकॉर्डिंग लगा कि भाई ये प्रभाव डाल सकता है, उसको बना लिया। जो लगा कि प्रभाव नहीं डाल सकता या फिर यहाँ ठीक है इससे कोई हमको मतलब नहीं है, उसको नक्शे पे क्या किया गया, उतारा ही नहीं गया। जैसे कि बहुत सारे ठीक है गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों पे क्या किया गया, मैंने उसको शामिल किया गया, नहीं शामिल किया गया। परिणाम स्वरूप यह मान लिया गया कि नक्शे पर मौजूद रिक्त स्थान अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध है। जब योजनाओं को शुरू किया गया तो वहाँ से गरीबों के क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, कि जो पूरी तरीके से मैंने ये अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा है बदलाव के रुझान। जनगणनाओं का सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशक तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और क्या रहा, स्थित रहा। कब? 1800 के आसपास, क्योंकि उस समय शहर तो बन रहे थे, लेकिन क्या आप शहर हर जगह बन रहे थे? कुछ ही इम्पोर्टेंट जगह शहर बस रहे थे, और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या और गाँव में लोग रहने वाले लोगों की संख्या किसकी अधिक होगी? गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। चित्र यहाँ पे दिखाया गया है मानचित्र में कि 1900 से 1940 के बीच 40 साल के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर कितनी हो गई, 13% हो गई। इसके मतलब कि बाकी के जो लोग हैं अभी भी 90% कहाँ रह रहे हैं, गांव में रह रहे थे। तो कुछ है नहीं, यहाँ पे एनालिसिस कर रहा है। अपरिवर्तनशीलता के नीचे विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास के रुझानों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव छिपे हैं। छोटे कस्बों के पास आर्थिक रूप से विकसित होने के ज़्यादा मौके क्या थे, नहीं थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तेज़ी से क्या हो रहे थे, फैलकर विशाल शहर बन गया। देखो दिया है कि नहीं दिया है। 1891 में 10% मान लो, ठीक है, इतने लोग थे, और 1941 तक आते थे कितने, 12.8%। तो सोचो कितना है एक गैप, क्या बहुत है कि नहीं है। 1891 से कब आएगा, ठीक है, 1991 आएगा कि नहीं आएगा। तो लगभग 1891 से 1941 तक आने में कितना साल, 50 साल आएगा नहीं लगेगा। 50 साल में क्या जनसंख्या उतनी तेज़ी से बढ़ा शहरों में रहने वाले? यहाँ पे 9.4 था और यहाँ पे कितना हुआ, मात्र 12.8। बहुत मैंने धीमी गति से क्या हुआ, आगे बढ़ा। इसका मतलब कि अभी भी अधिकतर जनसंख्या कहाँ रह रही थी। इसीलिए महात्मा गांधी बार बार क्या बोलते हैं, भारत गाँव में बसता है। कहने का मतलब यह है कि नए व्यावसायिक एवं प्रशासनिक केंद्रों के रूप में इन 3 शहरों के पनपने के साथ साथ कई दूसरे तत्कालीन शहर क्या पड़ते जा रहे थे, कमजोर पड़ते जा रहे थे। इतना अधिक मैंने आगे चला गया कि बाकी शहर क्या हो गए, पीछे छूटते चले गए, और अधिकतर गांव की संख्या क्या हो गई, मैंने अधिक तो थी ही, ठीक है, लेकिन यही मेरा कहने का मतलब है कि हर जगह आज सोचो
आज क्यों है? आज रेशियो लगभग अगर 60% के आसपास अगर जनसंख्या गांव में रह रही है तो 40% जनसंख्या कहाँ रह रही है? शहरों में रह रही है। क्यों? इस चीज़ को समझने की क्या करो, कोशिश करो। कारण यही है कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एक शहर नहीं है, दिल्ली ही नहीं है, कलकत्ता नहीं है, चेन्नई भी नहीं है, मुंबई नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को ही बना दिया जाए, कितना भी लोग रह लें, भारत कितनी जनसंख्या है, तो क्या वो परसेंटेज बढ़ पाएगा आगे? नहीं बढ़ पाएगा। नहीं बढ़ पाएगा। उसके लिए बहुत शहरों की क्या होगी, ज़रूरत होगी। आज वर्तमान में क्या हो रहा है, तेज़ी से उभर रहा है और बन भी रहा है। और आने वाले समय में देखो, ठीक है, मतलब मामला बराबर हो जाएगा। फिर आने वाले समय में हो सकता है कि क्या पता, गांव में अगर वो फैसिलिटी नहीं मिली, गांव से अधिक लोग भारत में कहाँ रहने लग जाएंगे? शहरों में लगने लग जाएंगे। शहरों में दबाव दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसको क्या करना है, समझना है। तो यही हुआ उस समय कि मात्र 3 शहरों को आगे कर देने से जनसंख्या शहरीकरण में नहीं बदल जाएगा। जनसंख्या शहरीकरण में तभी बदलेगा जब 3 शहरों के साथ साथ बाकी अन्य शहरों को भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। और ये अंग्रेजों के समय क्या हुआ? नहीं हुआ। आप सोचो, और बाकी अन्य शहरों को अगर बढ़ाया जाता तो फिर ठीक है, अंग्रेजों के लिए मैनेज करना इतना आसान क्या होता? नहीं होता। तो यही है, इसी को समझना है बार 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 बार। औपनिवेशिक नगर, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये शहर भारतीय सूती कपड़ा जैसे निर्यात उद्योगों के लिए संग्रह क्या थे, डिपो थे, हब के रूप में समझ सकती हो। हाँ, डिपो माने हब, ठीक है। मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई और शहरों में ब्रिटेन के कारखाने में बनी चीज़ें क्या करने लगी, उतरने लगी। यहाँ से कच्चा माल जाने लगा, तैयार माल आने लगा। भारत से तैयार माल के बजाय कच्चे माल का क्या होने लगा, निर्यात होने लगा। अगर यहाँ तैयार माल का निर्यात होता तो भारत में भी क्या होता, कारखाना का क्या होता, शुरुआत होता, बनता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। इस आर्थिक गतिविधि का स्वरूप ऐसा था कि उसने औपनिवेशिक शहरों को एक देश के परंपरागत शहरों और कस्बों से बिल्कुल अलग ला के क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। यानी बिल्कुल सिंपल यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि जहाँ पे ठीक है, पता है कि तैयार माल जहाँ होगा, कच्चा माल कहीं से हो, जहाँ से फाइनल स्टेज में जिस वस्तु का निर्माण होगा वहाँ पे उसका अंतिम मूल्य हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। और वो अंतिम मूल्य कौन मजा मार रहा है, इंग्लैंड वाले, क्योंकि तैयार माल क्या हो रहा है, वहाँ हो रहा है। अब वे जहाँ पे भेजेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जहाँ पे भेजेंगे उनको मुनाफा क्या होगा, अधिक होगा। एक टमाटर का एग्जाम्पल लो, पूरा इकोनॉमिक्स टमाटर में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। टमाटर को कच्चा माल मान लो, है कि नहीं है। अब केचप में जो बोतल में तुम लोग खा रही हो, वो एक बोतल में सोचो 150-200 रुपये का आता है, उसमें कितना टमाटर ठूस के डाल देंगे, 1 किलो। 1 किलो में पूरा बोतल क्या हो जाएगा, भरिए जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या किसानों को उतना मूल्य मिलता है? किसान जब उपजाएंगे तो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मूल्य मिलने लगता है। अगर सोचो कि उन्हीं किसानों के पास अगर कुछ ना कुछ ठीक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती, या कुछ ऐसा उनके पास ठीक है टेक्निक होता है जिससे कि वो उसको क्या कर सके, केचप में खुद कन्वर्ट कर देते, तो उनके पास रॉ मटेरियल खुद का होता, तैयार माल खुद का होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिससे कि वे उनको भी क्या होता, मुनाफा अधिक होता। तो ऐसा है नहीं है। मेहनत करेंगे, उगाएंगे, रॉ मटेरियल 5 रुपये 10 रुपये किलो बेच देंगे, सारा सब जाएगा केचप वाला, सारा टमाटर क्या कर लेगा, खरीद लेगा, है कि नहीं है। और जब जाओ मैकडोनल्ड वगैरह में खाने के लिए, पिज्जा विज्जा खाने जाती है, इतना छोटा छोटा पैकेट देता है केचप का, 5-5 10-10 रुपये का एक पैकेट देता है, है कि नहीं। अब सोचो 5-10 रुपये किलो बाज़ार में सीजन में टमाटर का भी मूल्य क्या होता है, नहीं होता है, उससे भी नीचे रहता है। अब यही चीज़ को समझने क्या करना है, कोशिश करना है तुम लोगों को। और यही चीज़ कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहा है कि यहाँ से भाई ले गया, किसके भाव में, कूड़ा के भाव में खरीद के ले गया, कपास ले गया, और उसी कपास का ठीक है तैयार करके कहाँ ले आया, पुनः भारत में ले आया। तो सोचो बेच रहे हैं 5 रुपया में, खरीद रहे 100 रुपया में। नहीं समझ में आया?
आ रहा है ना, यही ना हो रहा है, हर साल हो रहा है प्याज के साथ। टमाटर, अब भी टमाटर खरीदो 40 रुपया 50 रुपया, प्याज खरीदो, ठीक है, आलू खरीदो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही समस्या हो रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत आपको समझने में? कोई दिक्कत? तो हमें मत कहना कि आलू कच्चा माल है, प्याज कच्चा माल है, लेकिन उसका स्टॉकिंग किया जा रहा है ना, स्टॉक करके भाई उसको निकाला जा रहा है धीरे धीरे। अब क्या वो 50 रुपये जो आज बेचा जा रहा है, अगर सोचो 1 किलो आलू का दाम अगर किसान को 50 नहीं 40 रुपया ही मिले तो किसान अमीर नहीं होगा? होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। केचप वालों ने तो बना दिया केचप, लिख दिया उसमें MRP, क्या लिख दिया? MRP मैंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि भाई मैंने ठीक है इसका कम से कम 2 रुपये के दाम क्या करना पड़ेगा, हमको देना ही पड़ेगा। समझ क्या हुआ? कोई दिक्कत है? इस चीज़ को समझो। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का गणित है। MRP बना दिया गया, टांग दिया गया कि भाई इतना क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आलू में क्या लिखा जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टमाटर में लिखा जाता है? भाई यही चीज़ किसानों के साथ करो। कंपनियां बड़ी होशियारी से क्या कर लेती है, न्यूट्रल हो जाती है। यही कंपनियां है, भारत सरकार की क्या है, नीतियां है, जिसको वजह से समस्या होती है हमेशा किसानों की। किसानों पे टैक्स नहीं लगेगा, कंपनियां टैक्स देगी तो कंपनियां बढ़ा चढ़ा के भाव क्या कर देगी, ऊपर कर देगी। सरकार भी खुश रहेगी, चलो भाई से हमें टैक्स मिल रहा है। यही चीज़ तुम किसानों में लाद दो, क्या दिक्कत है? किसान को अगर 40 रुपये अगर किलो टमाटर बेचेगा तो तुमको 5 रुपये टैक्स जरूर किसान भी दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहाँ वोट बैंक आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया, इस चीज़ को क्या करो, समझने की कोशिश करो। वर्तमान में जब इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ेंगे इसको मैं और अच्छे तरीके से क्या करूँगा, समझाऊँगा। कम से कम इतना चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, भारत क्या है और इंग्लैंड क्या है। भारत कच्चा माल है और इंग्लैंड क्या है, तैयार माल है। बस यही समझना, पूरा इकोनॉमिक्स इसी में चलते रहेगा। ठीक है। अब सोचो, अभी जो किसान 50 रुपया, क्या किसान को प्याज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? 50 रुपया में वो किसान आदमी, मैंने हमको लग रहा है कि 10 किलो 20 किलो प्याज बेचा होगा 50 रुपया में। आज वही किसान 50 रुपया में, ठीक है, 1 किलो प्याज नहीं खरीद पा रहा है। सोचो क्या है, कमाई कोई उसका हुआ, वर्शिप हुआ? जितना इनपुट नहीं हुआ उससे अधिक उसका आउटपुट चला गया। जितना उसकी लागत थी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो घाटा में चल रहा है। और घाटा मैनेज कैसे होगा? कर्ज से होगा, कर्ज लेंगे भाई। कारण यही है, किसान दबते चला जाएगा। आलू कितना मिल रहा है? 50 रुपया। अभी जब सीजन में हो जाएगा तो थोड़ा आलू का दाम ठंडा लग रहा है। क्या हो रहा है फिर? काहे से कर रहे हो? नहीं कर रहा है सर। नहीं ठीक लग रहा है? लग रहा है। 1853 में क्या हो गई? रेलवे की शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। 1800 कब? 53 में। इसने शहरों की काया पलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, क्योंकि शहर पुराने मार्ग और नदियों के क्या थे, समीप थे। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण केंद्र बन गया। उदाहरण के लिए जैसे गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर, ठीक है, दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का क्या था, केंद्र था। अरे यही है मिर्जापुर, जो सीरियल देख रही हो, उत्तर प्रदेश में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का क्या था, केंद्र था। मिर्जापुर में लाके स्टॉक कर दिया जाता था और यहाँ से उत्तर भारत में पूरा क्या कर दिया जाता था, सप्लाई कर दिया जाता था। जो बम्बई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियों की स्थापना शुरू हो गई। जमालपुर, वोल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर क्या हो गए, अस्तित्व में आने लगे। तो देख लेना यहाँ पे जमालपुर उत्तर प्रदेश ही होगा, ठीक है। जमालपुर, वोल्टेयर और बरेली तो पता ही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
तो रहने देते हैं। अब नए शहर कैसे थे? अब नए शहर कौन तैयार हो गया पूरा? कैसा शहर? औपनिवेशिक शहर, ठीक है। कच्चे माल को देने वाला और तैयार माल को यूज करने वाला। अब कैसा होगा देख पा रही हो, ठीक है। कोलकाता में एक चित्र बनाया गया है, यही है, हुगली नदी के किनारे, ठीक है। कच्चा माल, ठीक है, देने वाला भारत और तैयार माल, ठीक है, उपयोग करने वाला भारत, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इतना करके आओ, ठीक है।